फ्रंट पेपर पे आता है, कोई न्यूज़ काम की थी नहीं। वही फार्मर कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्स्पिरेसी की है हमारे बीच में आदमी भेज के, फार्मर गवर्नमेंट कह रही है फार्मर ने किया। तो कॉन्स्पिरेसी है वो सारी, उसमें कुछ नहीं है। पहले पेपर में कुछ नहीं है, वो थोड़ी सी ये आएगी। मैं आपको बताऊँ, ये एक ग्रोपिंग केस था। तो इसमें क्या हुआ था, जो हाई कोर्ट था ना, हाई कोर्ट, इसमें क्या होता है, लड़की के साथ एक तरह से मतलब उसे सेक्सुअल अब्यूज़ किया गया था लड़की को। वो कैसे उसके कपड़े वपड़े में हाथ डाल के, छोटी पॉस्को लड़की थी, उसे सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया था। तो उसमें क्या हुआ था, उसने क्या बोला था, एक मिनट रुक जाओ, फिर आ गया कोई, फ्लो ब्रेक होता है। तो उसने क्या बोला था, मतलब कि जो जिसने किया था उसने बोला था कोई स्किन टू स्किन टच उसमें नहीं था। स्किन टू स्किन टच नहीं था, तो एक तरह से हाई कोर्ट ने क्या, वो पॉस्को एक्ट के अंदर नहीं डाला था। और अभी क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसे उस पर स्टे और लगा दिया कि नहीं, ये पॉस्को एक्ट के ही अंतर्गत आएगा। ठीक है ना। तो उसमें ये सारा था, उसमें स्किन टू स्किन नहीं किया गया था। उसने क्या किया था, मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा, आप आर्टिकल पढ़ लेना। उसने वो सेक्सुअल पार्ट के साथ वो हाथ वाथ लगाना, कपड़ों में हाथ डालना, ये सब किसी ने किया था लड़की के साथ। तो हाई कोर्ट ने उसे सेक्स मतलब पॉस्को एक्ट में नहीं डाला था। पर सुप्रीम कोर्ट ने, अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया उस ऑर्डर पे और उसे पॉस्को के अंदर में डाल दिया। तो ये आपके लिए आंसर राइटिंग के लिए, कहीं कोई चीज़ आए तो उसके लिए अच्छा है। अब मैं आपको थोड़ा पॉस्को के बारे में बताता हूँ, बेसिक क्या हमारा पॉस्को इंपॉर्टेंट है। पॉस्को हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पॉस्को पे आते हैं। पॉस्को क्या है, एक तो सबसे मतलब ये 2012 का एक्ट है। 2012 में पॉस्को आया आया था। ठीक है ना। तो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फॉर सेक्सुअल ऑफेंसिव, मतलब जो चिल्ड्रन है, छोटे छोटे बच्चे हैं जो 18 साल से छोटे हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ये एक्ट आया था। इस एक्ट के अंदर है क्या, ये प्रोटेक्ट करता है चिल्ड्रन फ्रॉम द ऑफेंस ऑफ सेक्सुअली असॉल्ट, सेक्सुअली हैरेसमेंट एंड द प्रोनोग्राफी। मतलब सेक्सुअली असॉल्ट किया गया हो, सेक्सुअली हैरेसमेंट किया गया हो, या फिर प्रोनोग्राफी जो होती है, मतलब बच्चों की मतलब सेक्सुअल मूवी होती है वो देखने से, उसको रोकता है, प्रोटेक्ट करता है। ये डिफाइन करता है एनी पर्सन इज बिलो द 18, उसे इस पॉस्को के अंदर माना जाएगा, एक ये है इसमें। और दूसरी डिफाइन करता है, डिफाइन डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेक्सुअली अब्यूज़। जो डिफरेंट फॉर्म होती है सेक्सुअली, एक तो क्या करेगा, डिफाइन करेगा, बिलो द 18 एज को पॉस्को के अंदर आएगा। और फिर सेक्सुअली अब्यूज़ हो रहा है, मतलब वही सेक्सुअली कुछ प्रॉब्लम और अब्यूज़ किया जा रहा है, तो वो इसमें डिफाइन किया गया है। और सेक्सुअल असॉल्ट, असॉल्ट मतलब क्या होता है कि मतलब कि कोई, मतलब कि आपका बच्चा है, मेंटली इल्ड बच्चा है, उसके साथ हम कुछ भी कर ले, उसे क्या पता लगेगा, उसको प्रोटेक्ट करता है ये वाला एक्ट। ये एक्ट उसको प्रोटेक्ट करता है, तो उसको प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद उसकी फैमिली मेंबर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसको प्रोटेक्ट करता है। पुलिस ऑफिसर्स उसे बचाता है, कुछ पुलिस ऑफिसर कुछ कर ले उनके साथ, टीचर्स और डॉक्टर से, इन सब चीज़ों से, क्योंकि ये सब पर्सन ऐसे हैं, इन पे सब बिलीव करते हैं, तो इनको भी बचाता है। एक मिनट रुक, मेरी माँ की कॉल आ रही है। हाँ माँ थे, पढ़ रहे हैं, चलो बाद में बात करूँगा। पढ़ रहा हूँ, बाद में करूँगा कॉल। हाँ पापा आ गए क्या? कहाँ आ गए? चलो ठीक है। वो मेरी माँ की कॉल थी। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको क्या बताया, पॉस्को जो है 2012 में आया था। ये प्रोटेक्ट करता है, डिफाइन करता है, एक तो किसी को डिफाइन करता है 18 साल से छोटे हैं उनको डिफाइन करता है, और सेक्सुअल को भी डिफाइन, अब्यूज़ को भी डिफाइन करता है कौन कौन से हैं, और सेक्सुअल असॉल्ट को भी डिफाइन करता है। कि जो मतलब असॉल्ट मतलब कि क्या है, कि एग्रीवेट अंडर जो मतलब सर्टेन सर्कमस्टांसेस पे होते हैं। क्योंकि देखो, मेंटली इल्ड है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है, वो बता नहीं सकता है। फिर उसके बाद फैमिली मेम्बर उसके साथ कुछ गलत कर रहे हैं, पुलिस ऑफिसर, टीचर, डॉक्टर, क्योंकि ये सब एक ऐसी चीज आदमी है कि इनमें सब बिलीव करेंगे। आपको प्रॉब्लम है, पुलिस वाले के पास चले जाओ, हमें ऐसे बताया जाता है, डॉक्टर के पास कुछ करें, तो उसको प्रोटेक्ट करता है इन सब चीज़ों को। और इसमें भी क्या है, इसमें और चीज़ क्या है, ऑल्सो मतलब जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन चलेगी ना, एक तरह से बच्चे को परेशान नहीं करना, से प्रोटेक्ट किया जाएगा चिल्ड्रन को, उसे परेशान नहीं किया जाएगा, इसमें एक तरह से ये बोला गया है। ठीक है ना। और दूसरी चीज़ क्या बोला गया, जो केस है उसे डिस्पोज करना है 1 ईयर में। केस को 1 ईयर के अंदर ही डिस्पोज करना है। कोई केस चल रहा है तो उसे 1 ईयर के अंदर ही डिस्पोज करना है। ठीक है, एक ही है। फिर 2019 में उसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए थे, 2019 में कुछ अमेंडमेंट किए गए थे। क्या अमेंडमेंट किए गए थे,
एक तो मतलब कि डेथ पेनल्टी को ऐड किया गया था उसके अंदर, ठीक है ना, डेथ पेनल्टी को। और जो बिलो द 16 वाले बच्चे हैं उनके साथ कुछ होता है तो 20 साल तक की सज़ा थी। पहले इसमें 10 साल तक की सज़ा थी, तो सज़ा बढ़ा के 20 साल तक की कर दी गई, ठीक है ना। एक तो ये वाला इसमें ऐड किया गया था। अब क्रूल्टी होती है, मतलब बच्चे के साथ कोई क्रूल्टी करता है, उसके मतलब वो तो करते ही हैं, सेक्स अब्यूज़ तो करेंगे, तो उसे कुछ क्रूल्टी कर दें, मार दें उसे, कुछ कर दें, तो डेथ पेनल्टी तक के प्रावधान इसमें किए गए थे, ये वाले। फिर स्टोर ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी। अब तक क्या था, देखने पे पोर्नोग्राफी या अपलोड करने पे आपका क्या था, एक तरह से क्राइम था। अब आप स्टोर करोगे उसे, अपने फ़ोन के अंदर भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी रखोगे ना, या फिर किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हो शेयर इट के थ्रू, किसी के भी थ्रू, तो उस पर भी वो भी एक क्राइम की पोजीशन में आएगा। अगर आपके फ़ोन में चाइल्ड पोर्नोग्राफी पकड़ी गई तो एक पॉस्को के अंदर आपके पास ऊपर केस चलेगा। वो सब इसमें ऐड किया गया था। तो हमने इसे पूरा पढ़ लिया। 2012 में ये एक्ट आया था, किस 118 में डिफाइन करता है, जो 18 साल छोटे बच्चे हैं, सेक्सुअल एब्यूज़ को डिफाइन करता है। फिर एग्रीवेटेड अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस जो हो सकते हैं सेक्सुअली असॉल्ट के, मेंटली इल्ड हो, फैमिली मेम्बर कर रहा हो, पुलिस ऑफिसर कर रहा हो, टीचर कर रहा हो, डॉक्टर, उसे भी प्रोटेक्ट, उन्हें भी, उन बच्चों को भी प्रोटेक्ट करता है। फिर 1 साल के अंदर इन्वेस्टिगेशन चलेगी, उसमें थोड़ा सा मतलब ध्यान रखिएगा बच्चे के ऊपर कि उसे परेशान ना किया जाए। केस 1 साल के अंदर डिस्पोज होना चाहिए। फिर 2000 में उसमें डेथ पेनल्टी भी ऐड की गई थी, और कुछ ईयर भी बढ़ाए गए थे, जो सज़ा के ईयर थे वो भी बढ़ाए गए थे, और स्टोर्ड पोर्नोग्राफी को भी क्राइम में लाया गया था। अब मैं कुछ एन के आपको डाटा बताता हूँ कि 2013 में 44.7% सेक्सुअली केसेस आते हैं, पर वो अब 178%, मतलब कि इंक्रीज़ हो रहे हैं। बस आप याद रखना कि बच्चों के ऊपर जो सेक्सुअली चीज़ है वो इंक्रीज़ हो रही है। ये थोड़ा सा बस मेंस के लिए याद रखना, लिखने के लिए कहीं आए तो इसमें ये सब बताया गया है, इतना कुछ ही। अब हम आते हैं अपने हिंदू पे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यही सारा था, मैंने आपको पढ़ा दिया कि ग्रुपिंग वाला केस था, हाई कोर्ट ने वो सेक्सुअली असॉल्ट के अंदर नहीं रखा था। वो बच्ची से स्किन, मतलब उसने बच्ची के उधर उधर पार्ट में हाथ लगाया था, पर सेक्सुअली असॉल्ट नहीं किया था। हाई कोर्ट ने बोला सेक्स पॉस्को के अंदर नहीं आएगा, पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया उसके ऊपर, नहीं बोला कि उसके अंदर आएगा, पॉस्को के अंदर आएगा। यही सारी न्यूज़ थी, पॉस्को पढ़ना इंपॉर्टेंट था। आगे चलते हैं, यही फार्मर वार्मर यही सब चल रहा है अभी, ठीक है। मेरी माँ भी ये बता रही थी, कुछ इसकी न्यूज़ ही बता रही थी फ़ोन करके, मैंने बाद में करता हूँ, ठीक है ना। फिर आगे आते हैं, हल्के हल्के खुलता है हिंदू आजकल। ये मेरा ही सर्वर हैंग हो गया है, कंप्यूटर इज हैंग। चलो, तो इसमें ये है। अब हम आ जाते हैं अपने एडिटोरियल पे, आगे चलते हैं। कोई न्यूज़ तो नहीं आई इसमें, थोड़ा लेट खुल रहा है हिंदू, पता नहीं क्या है, नेट की प्रॉब्लम आ रही है थोड़ा दिल्ली में, पता नहीं कैसे चल रहा है नेट भी, खुल जाए जल्दी जल्दी, ठीक है ना। यहाँ पे कोई न्यूज़ है, बेसलेस न्यूज़ है, चलो हटो, ये तो हटो, कोई बात नहीं है। सीधा एडिटोरियल पे आते हैं हम। एडिटोरियल देखो, जितने भी एडिटोरियल आए हैं ना आज, एक तो ये फार्मर से रिलेटेड है, इसे तो हम पढ़ेंगे नहीं, सस्पेंड द एगिटेशन। फिर ये बजट स्पीच की निर्मला सीतारमन को क्या बोलना चाहिए, वॉट माइट टू सेड, ये तो हम पढ़ेंगे नहीं भाई, जो बोलेंगे वो पढ़ेंगे ना, ये हम नहीं पढ़ेंगे। पर उन्होंने कुछ बात की है जो मैं आपको हर दिन बता रहा हूँ, कि वो एम्प्लॉयमेंट को रिकवर करना चाहिए, वेजेस को इनकम बढ़ानी चाहिए, रोज़ बताता हूँ मैं आपको ये चीज़ें, कि पॉवर्टी, डिस्ट्रेस, हंगर पे कंट्रोल करना चाहिए, और रोज़ पढ़ाता हूँ मैं ये। फिर कैग को कैसे पैसा बांटना चाहिए बीच में, कैग डिस्ट्रीब्यूशन करती है ना फंड्स को स्टेट और सेंट्रल के बीच में, कैसे पैसे बांटना चाहिए, कैसे कैसे बांटना चाहिए, वो नहीं पढ़ेंगे हम कुछ भी। जब बजट आ जाएगा, अब 2 दिन बजट की न्यूज़ आएंगी, क्योंकि 1 फरवरी को बजट आएगा, तो 2 दिन उस रिलेटेड न्यूज़ आएंगी क्या करना चाहिए, तो हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। हम थोड़ा सा इसमें ये पढ़ लेते हैं इन्होंने क्या कुछ बोला है। एक तो बोला है कि जो कंपेशन, जो अपना कंपेंसेशन फंड होता था ना, जैसे जो आपको जीएसटी जब आया था, बोला गया थी 5 साल तक जो लॉसेस होगा टैक्स का स्टेट को हम प्रोवाइड कराएंगे, सेंट्रल देगी स्टेट को अगर टैक्स का लॉस होगा। तो कंपेंसेशन फंड था वो, टैक्स मतलब जीएसटी कंपेंसेशन फंड, वो गवर्नमेंट ने रोक दिया है कि पैसे नहीं है, कोविड के से ख़त्म हो गए हैं। फिर मनरेगा में थोड़ा कम पैसा डालना स्टार्ट कर दिया है, स्टेट को फंड देना कम कर दिया है। तो इसमें यही बोला गया है कि तुम इन चीज़ों पे ना रोको, जो फजूल खर्चे हैं तुम्हारे, इधर उधर तुम काम कर रहे हो कि ये बना रहे हो वो बना रहे हो, उस पर थोड़ा लगाम लगाओ, पर इन चीज़ों पे मत रोको, क्योंकि जीएसटी कंपनसेशन स्टेट को हेल्प करता है, स्टेट पब्लिक को हेल्प करता है, मनरेगा डायरेक्टली हेल्प करता है, इसके पैसे मत काटो। तो उसमें यही सब बोला गया है,
ठीक है, इन 3 चीज़ों पे काम करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट, वेजेस पे और इस पे। अब जो माइट टू बी सेड है ये भी लिखा हुआ है, ये जब निर्मला सीतारमण स्पीच दे देंगी अपनी, उसके बाद पढ़ेंगे हम। ये बोल रहा है ऐसे बोलना, भाई वो अपने तरीके से बोलेंगे, तो उसके बाद पढ़ेंगे, इसमें कुछ नहीं आया है ये वाला, इसमें इतना ही है बस, वो बाद में पढ़ेंगे जो भी आएगा। ये भी फिर क्या है, ये फार्मर के बारे में। फिर इसमें क्या है कि मैंने आपको कल एक पढ़ाया था ना, एक ऑक्सफोम इंडिया की वो इनइक्वलिटी वायरस करके रिपोर्ट आई थी, याद है किसी को? यस ब्रो। हाँ, वो इनइक्वलिटी, इनइक्वालिटी हाँ, ऑक्सफोर्ड रिपोर्ट निकाली। उसे ही घुमा फिरा के इसके अंदर दे दिया गया है। मैंने कल आपको सारे पॉइंट बताए थे उसके, कि क्या क्या, वो वीडियो भी पढ़ी है, आपको देख लेते, स्पीड में करके देख लेना क्या क्या पॉइंट है। वही इसमें घुमा फिरा के भाई साहब ने एडिटोरियल लिख दिया उसके ऊपर ही, ऑक्सफोम की क्या क्या करना चाहिए, कि जो रिचेस्ट हैं वो रिचेस्ट होते जा रहे हैं, जो गरीब हैं वो गरीब हो गए। उसमें देखो, इसमें एक चीज़, एक लाइन लिखी गई है कि जो अनस्किल, मैंने बताया 90% अनस्किल लेबर है हमारे पास, ILO के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल लेबर यूनियन के अकॉर्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन के 90% इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। तो वही अनस्किल वर्कर इन इंडिया वुड टेक 3 ईयर, 3 साल लगेंगे उसे पैसा कमाने में, और रिचेस्ट 1 सेकंड में कमा देता है इतना पैसा। तो इसमें एक ये चीज़ लिखी गई है। तो वही अनइक्वलिटी, मैंने कल आपको सारे पॉइंट बताए थे, उस किस किस वे से अनइक्वलिटी बताई थी। जाने के लिए लोग बड़ी बड़ी मर्सिडीज़ गाड़ी में जा रहे थे, पर लोग वहाँ पटरी पे चल रहे थे, एक वो इनइक्वलिटी थी। कुछ लोगों के पास खाने के लिए इतना था कि वो खा नहीं पा रहे थे, इतना उन्होंने अपने अंदर, मतलब अपने घर में कंज्यूम कर लिया था, स्टॉक करके रख दिया था। कुछ लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, कुछ लोगों के पास एजुकेशन के लिए इक्वलिटी थी, मतलब वो अच्छे घर में बैठ के बिल्कुल वाईफाई चला के अपना काम कर रहे थे, मतलब एजुकेशन प्रोवाइड हो रही थी। पर कुछ लोगों के पास फ़ोन तलक नहीं था कि वो कैसे पढ़ें। तो इन सब चीज़ों की इनइक्वलिटी आई है। तो ऑक्सफोम इंडिया की जो मैगजीन, जो उसने रिपोर्ट दी है, उसका नाम दिया था इनइक्वलिटी वायरस। वो याद रखना, प्री में पूछ सकता है कि ऑक्सफोम इंटरनेशनल की थी। और इसमें यही सब लिखा है जो मैंने कल बताया था आपको, पेंडेमिक विद इन 9 मंथ ऑफ द पोस्ट द वर्ल्ड पुअरेस्ट, यही सब इसमें दिया गया है। अब ये पढ़ लेना अपने आप, मैंने कल भी इसके बारे में डिस्कस किया था। दूसरा आर्टिकल आता है इकोनॉमी रिकवर कैसे होगी हमारी, क्योंकि अभी क्या चल रहा है, एक तो देखो इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है, महंगाई बढ़ी हुई है। दूसरी चीज़ क्या है कि ग्रोथ भी डाउन है। अब RBI फंस गया है कि उसे क्या करे। अगर वो ग्रोथ बढ़ाता है तो उसके मतलब पैसा देना होगा मार्केट में, पैसा देता तो इन्फ्लेशन और बढ़ेगी। तो RBI फंस चुका है, मॉनेटरी पॉलिसी को कैसे चलाए। तो उसने अब क्या सजेशन निकाला है कि हम ग्रोथ बढ़ाएंगे, हम इन्फ्लेशन पे ध्यान नहीं देंगे, वो बाद में कंट्रोल करेंगे, पहले ग्रोथ बढ़ाएंगे, ग्रोथ मस्ट है, ग्रोथ मस्ट है। उसने फिर बोला है कि कैसे बढ़ाएंगे, मैं आपको पूरी इन्फ्लेशन, फिर एक ऑपरेशन ट्विस्ट था अमेरिका का, RBI ने एक ऑपरेशन ट्विस्ट चलाता था। उसमें क्या करता था, जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं ना, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या आते हैं, उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ बेची जाती है मार्केट में, और पैसा निकाला जाता है मार्केट से। ये होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी का लेन देन होता है, कि सिक्योरिटी पेपर दे दिया आपके हाथ में, पैसा ले लिया आपसे, या फिर पेपर वापस लिया, पैसा दे दिया। तो वो बाद में इस ऑपरेशन का यूज़ करके हम पैसा, हम रिकवर कर लेंगे अपनी इन्फ्लेशन को। पर हमें हमें अभी क्या करना है, इन्फ्लेशन पे ध्यान नहीं देना, हमें ग्रोथ पे ध्यान देना है, क्योंकि ग्रोथ बहुत मस्ट है, कि लोगों के पास पैसा होगा तो ग्रोथ हमें बढ़ानी है। तो यही इन्होंने बोला है। अब मैं आपको कुछ पॉलिसी बताता हूँ, हॉकिस पॉलिसी क्या होती है, डोविस पॉलिसी क्या होती है आपकी, मैंने बेसिक में उसमें लिखे हैं। तो वही सब बोला है, बस ऑपरेशन ट्विस्ट याद रखना किस चीज़ के लिए होता है। ये साइमल्टेनियसली बाइंग द लॉन्ग टर्म बॉन्ड, सेलिंग द शॉर्ट टर्म बॉन्ड विद ए ओपन मार्केट ऑपरेशन। बस ओपन मार्केट ऑपरेशन आपको मैंने समझा दिया। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज RBI बेचता खरीदता है, ठीक है ना, वो पेपर दे देगा, पैसा ले लेगा, तो मतलब वही उससे कंट्रोल करता है। तो ऑपरेशन ट्विस्ट से बोल रहा है कि हम कंट्रोल कर लेंगे, अभी हमें ग्रोथ पे ध्यान देना है, ठीक है ना। तो मैं आपको पूरी मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ा देता हूँ, मैंने पुराने ही नोट्स है मेरे, उसी में मैंने ऐड कर दिया है अपना, मैं वहीं ऐड करता हूँ। देखो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है ये वाली पिक्चर पूरी, इसी में मैंने ये ऐड कर दिया है। कमेटी मीट एवरी 2 मंथ में मीट मीट करती है। अब कौन आया इतना लेट, एक तो मैंने बता दिया आपको, कमेटी एवरी 2 मंथ में मीट करती है। फिर इसमें हॉकिस पॉलिसी क्या होती है, डोविस पॉलिसी क्या होती है, एकोमोडेशन पॉलिसी क्या होती है, उसके बाद एक न्यूट्रल पॉलिसी आती है, वो क्या होती है। तो वो मैं पहले बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है RBI की, ये हमने पहले भी पढ़ा है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होती है कि कमेटी होती है एक तरह से, एकोमोडेटिव स्ट्रेंथ लेती है व्हेन RBI इंक्रीज द ग्रोथ। देखो एकोमोडेटिव स्ट्रेंथ पे चल रहा था अभी काम, पर वो चेंज कर रहे हैं, हॉकिस वॉकिस पे लेके आएंगे कि आप ग्रोथ को प्रेफरेंस दे, यही मैंने एकोमोडिस पे काम करेगी अब।
एकोमोडेटिव स्ट्रेंथ पे काम करेगी, जो मैंने आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको इस वाली पे पॉलिसी पे, कि अभी क्या करना है आरबीआई को, एकोमोडेटिव स्ट्रेंथ लेना है। उसमें क्या करना है आरबीआई को कि आप ग्रोथ पर प्रेफरेंस दें, ना कि इन्फ्लेशन पे प्रेफरेंस दें, वो बाद में हम कंट्रोल कर लेंगे ऑपरेशन ट्विस्ट चला के, ऐसा बोला गया है। कि डुअल रोल क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी, एक तो कंट्रोल इन्फ्लेशन, राइज ऑफ ग्रोथ, दोनों चीज़ को देखना है। पर अभी कॉन्ट्राडिक्टरी इन नेचर हो चुका है, दोनों चीज़ आपस में कॉन्ट्राडिक्ट हो गई हैं, तो एक ये प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी आरबीआई कौन सी पॉलिसी फॉलो करेगा, एकोमोडेटिव स्ट्रेंथ, वो किस पे, ग्रोथ को प्रेफरेंस देगा, ठीक है ना। अब मैंने आपको बताया कि फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट दिखती है, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई और बैंक दिखते हैं, ठीक है। फिस्कल में वही टैक्स वैक्स को ऊपर नीचे करके कंट्रोल करना, महंगाई को, ये मॉनेटरी को, रेपो रेट को, इंटरेस्ट रेट को बैंक के ऊपर नीचे करके कंट्रोल करना। मैं आपको एक चीज़ बता दूं जो नए हैं कैसे कंट्रोल करता है। देखो, जैसे रेपो रेट बढ़ाएगी आरबीआई, कोई रेट बढ़ाएगा, तो उससे क्या होता है, बैंक पैसा लेता है आरबीआई से। जब वो महंगा आएगा तो बैंक भी क्या करेगा, अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। इंटरेस्ट रेट बैंक ने बढ़ाया, अपने इंटरेस्ट रेट किसने बढ़ाया, बैंक ने बढ़ाया, तो लोग उसके पास कम लोन लेने आएंगे। बोलेंगे ना कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया कि बाद में पैसा लेंगे, अभी नहीं निकालेंगे, तो वो लोग क्या आते हैं, कम पैसा लेने आते हैं बैंक के पास। तो लोगों की जेब में कम पैसा होगा, लोगों की जेब में कम पैसा होगा तो लोग क्या करेंगे, कम खर्चा करना स्टार्ट करेंगे। कम खर्चा करना स्टार्ट करेंगे तो डिमांड डिक्रीज़ होगी मार्केट में। तो डिमांड डिक्रीज़ होगी मार्केट में, तो उससे क्या होगा कि फिर क्या होगा, प्रोडक्शन कम करना स्टार्ट हो जाएगा। प्रोडक्शन कम करना स्टार्ट है तो ऑटोमेटिक उसके पैसे कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। जब प्रोडक्शन कम होगा ना, तो उसमें क्या होगा, कंपनी प्रोडक्शन कम करना है तो वो क्या करेगा, आदमी को निकालना स्टार्ट कर देते हैं कि काम नहीं है, छोड़ो अभी आज काम नहीं है। जो लेबर को डेली वेज पे लेके आते हैं फैक्ट्री वाले, उनको कम सैलरी देना स्टार्ट करेंगे। तो उससे क्या होगा, जितना क्या होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट घटेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट से उसकी जो वैल्यू है प्रोडक्ट की वो घटेगी, तो अपने आप इन्फ्लेशन डाउन चली जाएगी। तो ऐसे सब कुछ चलता है, ठीक है ना। तो इसमें यही है, इसमें ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के सेक्शन 45ZB आरबीआई एक्ट 1934 से बनी हुई है। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी की लड़ाई चलती रहती है गवर्नमेंट आरबीआई के बीच में। वो क्यों, क्योंकि 6 मेंबर है, 6 मेंबर है, 3 गवर्नमेंट चुनती है, 3 आरबीआई के होते हैं। तो इनमें लड़ाई रहती है आपस में। पहले इसके आरबीआई के होते थे, पर अभी गवर्नमेंट ने चेंज करके अपने भी घुसा दिए हैं, ठीक है ना। तो वो मेंबर कैसे आते हैं आरबीआई के, तो वो आरबीआई गवर्नर होगा, वही एक्स ऑफिसर चेयरमैन होगा जो आरबीआई का गवर्नर है। उसके बाद डिप्यूटी गवर्नर होगा, उसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल बैंक, जो सारे सेंट्रल बैंक्स हैं ना उनका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा। ये तीन होंगे। एक तो नाम याद रखना, ये पूछते हैं डायरेक्टली, ठीक है ना। उसके बाद 3 गवर्नमेंट के नॉमिनेट होते हैं, वो सिलेक्ट कैसे करते हैं गवर्नमेंट, एक सर्च कम सिलेक्टेड कमेटी होती है अंडर द कैबिनेट सेक्रेटरी, जो होता है अपना कैबिनेट सेक्रेटरी, जो अपने पीएम का कैबिनेट सेक्रेटरी, उसके अंडर में सर्च कम सिलेक्टेड कमेटी होती है। उसमें कौन कौन होता है सर्च कम कमेटी में, एक आरबीआई गवर्नर होता है, एक इकनॉमी जो अपना इकनॉमी अफेयर सेक्रेटरी होता है, और 3 एक्सपर्ट होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 आदमी होते हैं, और छठा अपना ये हो गया कैबिनेट सेक्रेटरी। ये सेलेक्ट करते हैं 3 आदमियों को इसमें बैठने के लिए, ठीक है ना। ये भी याद रखना कौन कौन सिलेक्ट करता है। अब ये क्या है, 4 साल के लिए बनते हैं, और फिर एक बार बनने के बाद रीअपॉइंट नहीं होंगे। जो 3 आदमी है ये वही रहेंगे। देखो, ये तो ऑटोमेटिक रिटायर होते रहते हैं ना, आरबीआई गवर्नर हटी चला चला गया, दूसरा आ गया, ये तो ऑटोमेटिक रिटायर होते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, ठीक है ना। ये 4 साल के लिए रहेंगे, इनका टर्म 4 साल के लिए है। ये कमेटी सेलेक्ट करेगी, 3 गवर्नमेंट 3 के। कौन से रूल्स है, 45ZB आरबीआई एक्ट 1934, और मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। चलो, अब इसमें क्या आता है कि यहाँ से आ जाओ, ये अलग है, ऊपर का पोर्शन मैंने आज ही ऐड किया है, उससे ऊपर का मैंने आज ही ऐड किया है, क्योंकि मैं वहीं पे लिखता हूँ जहाँ पे मैंने पढ़ रखा है एक बार। तो इस कमेटी में क्या होता है, सबके एक एक वोट होते हैं, 6 आदमी रहेंगे तो 6 आदमी के एक एक वोट रहेंगे। अगर टाई हो जाता है, 3 3 वोट पड़ जाते हैं, फिर क्या करता है जो गवर्नर रहता है ना, गवर्नर जो आरबीआई गवर्नर है, वो फिर कास्टिंग वोट करता है। जब टाई हो जाता है फिर वो अपना वोट डालता है। देखो, एक तो पहले सी वोट उसने डाल दिया, आरबीआई गवर्नर ने, 3 3 हो गए। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, फिर एक टाई हो गया तो फिर अपने एक वोट फिट कास्टिंग का उसे मिलता है, कास्टिंग डाल देगा। और जीडीपी पॉलिसी कहाँ काम आती है, कि अचीव द ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ में, लोअरिंग द इन्फ्लेशन, इन सब में काम आती है पॉलिसी। अब मैं आपको बताता हूँ हॉकिस पॉलिसी, डॉविस पॉलिसी, एकोमोडेशन पॉलिसी, और एक निगेटिव पॉलिसी, मतलब न्यूट्रल पॉलिसी। न्यूट्रल तो न्यूट्रल रहेगी,
ना हमें ध्यान देना है, तो यही है। एक तो कमेटी है हर 2 महीने मतलब एक बार मिलती है, एवरी 2 मंथ में डिसाइड करती है क्या रखना है। हॉकिश पॉलिसी होती है मतलब कि एक्सेसिव इन्फ्लेशन है मार्केट में, ठीक है ना, एक्सेस इन्फ्लेशन है, हाई इंटरेस्ट रेट है, उसे कंट्रोल करने के हॉकिश पॉलिसी लगाई जाती है। डोविस पॉलिसी क्या होती है, डोविस क्या होती है कि मतलब लो तो इन्फ्लेशन है, कुछ मंथ के लिए वो क्या रखते हैं, इंटरेस्ट रेट कम रखते हैं 2 या 3 मंथ के लिए, कि लोगों के पास इन्फ्लेशन बढ़ाने के लिए, कम इन्फ्लेशन है तो डोविस में क्या करते हैं, वो मतलब कुछ मंथ के लिए इन्फ्लेशन रेट कम रखते हैं 2-3 मंथ के लिए, ठीक है ना। फिर आती है एकोमोडेशन पॉलिसी, जो मैंने आपको बता दिया, लॉन्ग टर्म के लिए इंटरेस्ट रेट कम रखेंगे, जो ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान देना है अभी उन्हें, ग्रोथ पे। अभी मैं सबसे बता रहा हूँ कि महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, लोगों की जेब में पैसा आएगा, तो इससे मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, जो शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं ना, अभी शेयर खरीद लो। आईपीओ रिलीज होने वाला है, आईपीओ रिलीज हुआ है, किसका आईपीओ निकला, आईआरसीटीज का आईपीओ निकला है, अभी खरीद लो। महंगाई बढ़ेगी, शेयर ऊपर जाएंगे अभी, क्योंकि क्या कर रहे हैं, एकोमोडेटिव पॉलिसी लाने वाले हैं। तो यही कहता हूँ, शेयर मार्केट में गधा घोड़ा नहीं बैठता, दिमाग लगाना पड़ता है न्यूज़ में क्या चल रहा है। तो अभी शेयर तुम खरीद सकते हो, एक एक्स्ट्रा न्यूज़ बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हमारी सारी पॉलिसी, हॉकिश क्या होगी, हाई इंटरेस्ट रेट से कंट्रोल करने के लिए, डॉविस में मतलब कुछ मंथ के लिए लो इंटरेस्ट रखेंगे, फिर हम बढ़ा देंगे, एकोमोडेटिव में ग्रोथ पे ध्यान देना है, और फिर न्यूट्रल है, न्यूट्रल में बैलेंस रखते हैं, ना इतना महंगाई ना इतनी कुछ। तो आपको याद रखना हॉकिश पॉलिसी कब अप्लाई करनी है, कि एक्सेसिव इन्फ्लेशन है, डोविस पॉलिसी कब अप्लाई करनी है, कि कुछ मंथ के लिए इन्फ्लेशन कम करना है, मतलब कि लो इन्फ्लेशन है, कुछ मंथ के लिए इंटरेस्ट रेट कम करना है, फिर बढ़ा देंगे। फिर एकोमोडेटिव में मतलब ग्रोथ पे ध्यान देना है, ग्रोथ पे एक तरीके से। इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है पर ग्रोथ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इसलिए हम एकोमोडेशन वाली पॉलिसी अपना रहे हैं। चलो अब न्यूज़ पे आते हैं, यही उस पूरे आर्टिकल में फरमाया गया है आपको। फिर वो बाद में बता रहे हो कैसे कंट्रोल करेंगे, ऑपरेशन ट्विस्ट से कंट्रोल करेंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशन से कंट्रोल करेंगे, ये उन्होंने बोला है ऐसा। अब देखते हैं जो सेल्फ रिलायंस इन साइंस, अभी साइंस की नई पॉलिसी आई है मार्केट में, मतलब कि आपको मैं बताता हूँ। एक पॉलिसी आई है, कि अपनी पॉलिसी आई है, क्या आई है कि ड्राफ्ट आया है, 5th साइंस पॉलिसी आई है, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी आई है, एक ड्राफ्ट आया है, और वो 62 पेज का ड्राफ्ट है। वो मिनिस्ट्री ने ओपन करा है, अपनी वेबसाइट पर रख दिया है, और लोगों के उसमें मतलब कि सुझाव मांगे जा रहे हैं। ऐसे होता है, आप लोगों को नहीं पता कि आप जाके उसमें से कोई सुझाव इसमें से पढ़ के आप उसमें लिख देना, ऐसा करना चाहिए साइंस पॉलिसी की इम्प्लीमेंट, क्या पता आपका मान लिया जाए, आपको पीएमओ बुलाए, पूछे आप कैसे कर सकते हैं, आप बताओ। तो वो ओपन कर दिया है पब्लिक के लिए, आज सुझाव मांगे जा रहे हैं पब्लिक के। तो वो पॉलिसी आई है। अभी क्या था, हमें पढ़ना है कि उस पॉलिसी के अंदर क्या है, और पहली पॉलिसी कब आई थी ऐसी, और फिर क्या क्या करना चाहिए, मतलब और क्या ध्यान देना चाहिए हमें। थोड़ा सा इसमें ये लिखा है बस, कि साइंस को, इनोवेशन को बढ़ाना है ना हमें। तो पॉलिसी ये ड्राफ्ट आया है अभी, ड्राफ्ट, और उसे ओपन कर दिया वेबसाइट पे गवर्नमेंट की, जो अपना डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक है ना, उसने अपनी वेबसाइट पे डाल पे ओपन कर दिया है। उसमें नीचे आप कमेंट सजेशन लिख सकते हैं, क्या चेंजिंग चाहिए, पढ़ के पहले पढ़ो, 62 पेज की है, कुछ आपके दिमाग में नया सजेशन आ रहा है, इनोवेटिव आइडिया आ रहा हो, तो आप उसमें डाल सकते हो। फिर आपको पीएमओ कॉल करेगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आपसे सुझाव पूछेंगे कैसे अप्लाई करोगे, ठीक है ना। अगर उन्हें आपका सुझाव पसंद आया तो ये काम आप कर लेना, अपने पास इतना टाइम नहीं होता, यूपीएससी बहुत है अपनी। तो इसमें क्या बताया गया कि मैं आपको पॉलिसी बताता हूँ उसमें क्या है, उसके बाद मैं इस पर आऊँगा, ठीक है। चलो हम आते हैं, पॉस्को हमने पढ़ लिया, ये आ गई, देखो ये आ गई। तो जो ये नई जो आई है, ड्राफ्ट जो आया है, फिफ्थ जो साइंस पॉलिसी आई, मतलब 5th आई, 4 इससे पहले आ चुकी हैं। वो कब आई हैं हमें याद नहीं, बट 1958 में पहली ऐसी लेके आए थे अपने, 1954 में, 5 में, 6 में शायद, कौन, जवाहरलाल नेहरू, इसमें लिखा गया है 58 में, सॉरी। अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट टाइम द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, पार्लियामेंट पास द रिसोल्यूशन साइंस पॉलिसी। ऐसा क्यों, मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ। फर्स्ट 5 ईयर प्लान थे ना अपने, 1951 से 55 तक, उसमें एग्रीकल्चर फोकस था। हमारे पास पहले खाने के लिए कुछ होना चाहिए ना, तो हमने पहले एग्रीकल्चर फोकस था। दूसरे वाले में हमने क्या फोकस रखा था, कि इंडस्ट्री फोकस रखा था, 56 से 60 तक जो थे अपने, ठीक है ना। उसमें क्या फोकस रखा था, हमने रखा था इंडस्ट्री के लिए, इसलिए साइंस पॉलिसी लेके आए थे हम। इंडस्ट्री से रिलेटेड है ना, साइंस एंड टेक इनोवेटिव जो है, वो इंडस्ट्री से, महालंबस मॉडल बोलते हैं, महालंबस मॉडल बोलते हैं उसे, वो इंडस्ट्री से थे। सेकंड 5 ईयर प्लान अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड थे। तो इसी में पहली पॉलिसी आई थी 1958 में, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे। तो ये चौथी है, देखो
कितनी देर में हम रिफॉर्म करते हैं, साइंस टेक की हमें कितनी ज़रूरत है, और अभी चौथी पॉलिसी चल रही है हमारी। और वहाँ अमेरिका क्या कर रहा है, वो एग्रीकल्चर की हर तीसरे साल में पॉलिसी रिव्यू करते हैं। तो ये हमारे देश का हाल है, ये हाल नहीं है, हालात हैं देश के हमारे। ठीक है ना, हमारी पांचवी चल रही है, इससे पहले 4 ये आई हैं। और वो अमेरिका एग्रीकल्चर वालों की हर तीसरे साल में रिव्यू करते हैं पॉलिसी, क्या करना चाहिए उसमें चेंजिंग। हमने अभी वो स्वामीनाथन की रिपोर्ट ही नहीं लगाई, 2002 में कमेटी बैठी थी, उसने बोला ऐसे करो, वही हमने लागू नहीं किया है। ऊपर से हम किसानों के ऊपर डंडे पटकवा रहे हैं। चलो कुछ नहीं, पटकवाओ। तो हमारी कौन सी है, अब रिप्लेस करिए 2013 को, मतलब कि 7 साल बाद ये। तो रिप्लेस, उसमें एम क्या है, अभी एम हम क्या है इसका, इस पॉलिसी का एम क्या है जो नई आई है, क्योंकि ओपन कर दिया ना, एक तरह से ड्राफ्ट है पर ओपन कर दिया है तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है ना, इसमें क्या किया गया है, बिल्ड ए प्रोजेक्ट थ्रू शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म मिशन मोड प्रोजेक्ट, मतलब वो करना है, हमें बिल्ड करना है प्रोजेक्ट को शॉर्ट टर्म एंड मीडियम लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के मोड से। और क्या करना है, प्रमोट करना है वही रिसर्च एंड इनोवेशन को, ऑब्वियसली बात है उसे ही करेंगे। तो उससे क्या फ़ायदा होगा, जब ये रिसर्च एंड इनोवेशन इंक्रीज़ होगा तो हम इंक्रीज़ होगी हमारी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। आपने एक से बहुत बड़ी बात नोट की, साइंस और टेक की तो ये रिपोर्ट है, और ये क्या कर रही है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेगी। भाई सोशियो इकोनॉमिक तो ये अलग टर्म हो गई ना, ये हम साइंटिफिक बात कर रहे हैं, इधर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री को बढ़ाना है। वो कैसे, मैं आगे बताता हूँ। ये बोल रहे हैं अगर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगा ना हमारे कंट्री का, तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिक हेल्प मिलेगी साइंस टेक को, इनोवेशन को। वो कैसे, अब बताता हूँ। जेंडर इक्वलिटी इंक्रीज होगी, वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा ना, तो वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो उससे क्या होगा कि ऑटोमेटिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा साइंस एंड टेक इनोवेशन में। और जो एल जी बी टी क्यू बोलते हैं कि ये है, ये है, ये वो है, ये बोलते हैं, इनका पार्टिसिपेंट बढ़ाना चाहिए हमें। तो इन्होंने क्या करा है, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इससे क्या लिंक कर रहे हैं कि साइंस टेक इनोवेशन भी इंक्रीज होगा। तो इसमें एक पॉलिसी में जेंडर इक्वलिटी की बात की गई है। फिर क्या, चाइल्ड एंड एल्डर केयर, अगर बच्चे का मानसिक विकास हो जाएगा, उसकी केयर अच्छे से हो जाएगी, उसकी चाइल्ड और एल्डर केयर उसकी बढ़िया से हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक बात है भाई, जीनियस बंदे निकलेंगे। अभी क्या है, हमारे 5 साल के बच्चे पढ़ भी नहीं पाते हैं। वो रिपोर्ट आती है ना अपनी, पढ़ेगा इंडिया, वो कुछ भी जो आती है, अभी जो रिपोर्ट आएगी अभी बता दूंगा मैं आपको कभी। तो उसमें बच्चे पढ़ेंगी, एल्डर 1-2 साल में ही होता है, तो उन सब के ऊपर फोकस किया गया है। ठीक है ना। फिर जो डिसेबल पर्सन है, बेचारे डिसेबल पर्सन है, उनके लिए हमें स्ट्रक्चरल कल्चर चेंज लाने होंगे। स्ट्रक्चर कैसे, बिल्डिंग में हमें प्रोवाइड कराना होगा, जैसे वो किसी बिल्डिंग में एंट्री करते हैं तो उन्हें हमें एक अलग से एक रैंप दिखती है ना, तो वो स्ट्रक्चर चेंज लाने होंगे, कल्चर चेंज लाने होंगे हमें थिंकिंग में, कि ये लंगड़ा है क्या कर सकता है भाई, ये सब कुछ कर सकता है जो तू नहीं कर सकता। ठीक है ना। तो उस चीज़ में हम अपने कल्चर चेंज लाने पड़ेंगे। तो ये भी सब चीज़ें एक तरह से इनडायरेक्टली इफेक्ट डालती हैं किस पे, अपना साइंस एंड इनोवेशन। देखो साइंस एंड इनोवेशन सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहा है, तो एक ये नई चीज़ आई है, ऐसा कुछ लिख देगा आपको स्टेटमेंट में, तो आपको ध्यान रखना है ये एसए के लिए बहुत अच्छी चीज़ मिल सकती है आपको। फिर जो मैरिड कपल है ना, उसमें चीज़ थी, उसमें क्या कि अपॉइंटमेंट सेम डिपार्टमेंट। अभी क्या होता था, अगर मैंने किसी लड़की से शादी कर ली और हम दोनों मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में काम करते हैं पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, तो हमें एक साथ काम करने नहीं दिया जाता था। ये बोला जाता था कि आपस में बातचीत में लगे रहेंगे, काम इनोवेटिव तरीके साइंटिफिक तरीके से नहीं कर पाएंगे। पर भाई ऐसा कुछ नहीं है, वो और अच्छे से काम करते हैं, उनका दिमाग इधर उधर नहीं जाता है। कि होता है ना, किसी किसी में दिमाग इधर उधर चला जाता है ईयर वो, तो अच्छे से काम करते हैं। ऐसा बोला है कि हम ये चीज़ को हटाएंगे। फिर उसके बाद ये आया, देखो, स्टेब्लिश एजुकेशन रिसर्च सेंटर बनाएंगे, कोलोबरेशन रिसर्च सेंटर बनाएंगे, जो कोलोबरेट करेंगे इंडिविजुअल को, ये वो रिसर्च सेंटर डेवलप करेंगे। ठीक है ना। फिर सब रिसर्च रिसर्च तो हम सब कुछ कर रहे हैं अच्छे से, कुछ डाटा वाटा भी तो रखेंगे उसका, तो डाटा बेस कलेक्शन सेंटर बना है, उसका नाम है इंडिया साइंस एंड टेक अचीव ऑफ रिसर्च, INDSTA। तो ये याद रखना, इस रिपोर्ट के अंदर ये है, 62 पेज की है, मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाइए, बहुत अच्छे से पढ़िए। और आपको कोई सुझाव चेंज करने का लग रहा है, ठीक है, आप वो सुझाव लिखिए। सुझाव लिखने के बाद आपको गवर्नमेंट को पसंद आया, वो आपको मैसेज या कॉल मेल करेंगे, आपको PMO बुलाया जाएगा, और जो भी मिनिस्ट्री काम कर रही है आपसे सुझाव के बारे में पूरा पूछा जाएगा, और वो सुझाव आपको इम्प्लीमेंट किया जाएगा।
ठीक है, तो इसी पॉलिसी में यही सब है। तो ये क्या बोलते हैं, एक तो फर्स्ट वाली देखो ये आई मैंने बताया, ये पहली कब आई थी। दूसरी ये बात करता है कि क्यों ज़रूरत है भाई इतनी सारी चीज़ों की। इंडिया को हमें क्या बनाना है, न्यू पॉलिसी envisages technology self-reliance and aim to position India top 3 section of super power, कि इनोवेटिव वे से यार इस चीज़ से सुपर पावर में पहुंचाना है इंडिया को। अभी कौन है, अभी यूएस चाइना के बाद हमारी होनी चाहिए तीसरी। ठीक है ना, तो इसमें क्या कर रहे हैं, रिमेन इंडिया बाय डेवलपिंग प्यूपिल सेंट्रिक साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेटिव इको सेंटर। प्यूपिल सेंट्रिक रखना है हमें, हर आदमी का ध्यान देना है पीपल सेंट्रिक, इसलिए ही सोशल कल्चर वाले को डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, यही वाली सारी बात। फिर इसमें यही दिया गया है कि कैसे बढ़ाना है एस आत्मनिर्भर भारत, ये सब पढ़ने वाली बात होती है, ये कुछ मेंस के लिए भी काम नहीं आती, क्योंकि इसमें डाटा फैक्चुअली चीज़ें होती हैं, गवर्नेंस इजी टू सेट डन द इंटरनेशनल, तो अपनी अपनी बातें लिखते हैं वो, ये समझने के लिए इंपॉर्टेंट है उनको भी। देखो ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इनका भी ध्यान रखना है, ये बिलोंगिंग इनको ध्यान नहीं रखा गया होगा इस पॉलिसी में, ये वो सब। फिर इधर वही आ गया साइंस टेक सोसाइटी, मतलब चैप्टर साइंस एंड कम्युनिकेशन पब्लिक एंगेजमेंट करनी है, डिस्कनेक्टिंग बिटवीन द साइंस एंड सोसाइटी। देखो ये डिस्कनेक्टिंग है ना हमारी, उसे कनेक्ट करेंगे साइंस एंड सोसाइटी को, तो यही सब इसमें बात की गई है। ठीक है ना, तो यही सब इसमें आर्टिकल में पूरी बताए। पॉलिसी इंपॉर्टेंट थी, आप जाके 62 पेज की पॉलिसी है, इसमें लिखा है ऐसा, आप जाके पढ़ लेना। और ये वैक्सीन में भी कुछ नहीं आया कि मतलब कि एक्सपोर्ट लिमिट क्वांटिटी, इसमें क्या है इस वाले पूरे आर्टिकल में, जैसे हमें वैक्सीन की 2 डोसेस देनी है, 300 मिलियन पीपल को डोज देनी है, इतने मतलब कि अभी तक इंडिया में क्या 300 मिलियन है, ड्राइव बिगिन 300 मिलियन रिक्स ऑन द फर्स्ट डे एंड 25 जनवरी। तो इसमें क्या होगा, ऐसी हम स्पीड से चलेंगे ना, इसमें क्या बताया गया, अगर ऐसी स्पीड से वैक्सीनाइजेशन प्रोसेस चलेगा तो वो उसके लिए मतलब कि कई साल लग जाएंगे। ठीक है ना, इतनी स्पीड से हम प्रोसीजर चलेंगे तो कई साल लग जाएंगे, 2 लाख। तो इसमें क्या गया कहा गया है, तो इसी स्पीड से मैं वो लाइन पढ़ नहीं पा रहा, कहाँ गई वो सारी बात, मैं आपको मोटी मोटी बात बता दूँ इसमें क्या है। इसमें कहा गया कि इसी स्पीड से वैक्सीनेशन प्रोसेस चलाएंगे तो कई साल लगने वाले हैं, और उसकी वैक्सीन की एक्सपायरी डेट ही 6 महीने है, तो आप कैसे चला पाओगे। तो एक्सपोर्ट ज़्यादा करो, एक्सपोर्ट ज़्यादा करो प्रोसेस को करने के लिए। एक्सपोर्टिंग लिमिट क्वांटिटी ऑफ कोविशील्ड वाइज द इंडियन लाइकली टू मीट द वैक्सीनेशन टारगेट बाय जुलाई, जो करना है ना हमें, तो वो कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, हमें कितने डोसेस लगानी है, कितने मिलियन लोगों को लगानी है, अगर इस स्पीड से काम कर रहे हैं हम, स्पीड से चले, तो वो डोसेस हमें कई 8 साल तक भी नहीं लग पाएंगी, ऐसा बताया गया है इसमें। ठीक है ना, तो हमें क्या करना चाहिए, एक्सपोर्ट बढ़ानी चाहिए, जहाँ से हमें मिल रहा है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, जहाँ से कुछ भी मिल रही है वैक्सीन, वो हमें जल्दी जल्दी लगानी चाहिए। तो इसमें सारी कुछ ये बताया गया है। ठीक है ना, फिर इसमें आगे कुछ नहीं आया, आगे इसमें कुछ नहीं आएगा, आगे इसमें कुछ नहीं आएगा। ये फिर एक पहली लड़की पैदा हुई है, कहाँ पैदा हुई है, कोई जिला है अपनी केस स्टडी के लिए याद रखना आ जाए तो, हरिदासपुर है कोई, हरिदासपुर कहाँ पे है, जिला तेलंगाना में, पहली लड़की पैदा हुई है गांव में मकते हो। फिर ये डिलीवरी वैक्सीन, वही मैंने ऊपर बताया, उसमें वही है कि ग्लोबल चैलेंज फेस आ रहा है कि वैक्सीन इतनी बन नहीं पा रही है, लोगों के लगेगी, कहाँ से ला के देंगे। तो ये सभी इसमें आ गया। फिर ये अपनी इफेक्टिव हो रही है, मतलब कोवैक्सीन जो है वो इफेक्टिव काम कर रही है, इफेक्टिव अगेंस्ट द यूके वायरस वेरिएंट। जो अपनी कोवैक्सीन है ना भारत बायोटेक की, जो न्यू वेरिएंट आया उसमें अच्छा काम कर रही है, बेचारी के 2 ही ट्रायल हुए हैं अभी तक। ठीक है ना, ये अच्छा काम कर रही है, तो अब देखते हैं क्या पता अच्छा काम करे कोवैक्सीन भारत बायोटेक की। फिर ये अपना डीएनए बिल है, जो डीएनए बिल आया था ओबीसी ने पैनल में, स्टैंडिंग पैनल में, उसमें एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ उठाई है। उसमें क्या क्या है, डीएनए बिल क्या बोलता है, किसी का भी डीएनए ले लेगा। देखो इसमें प्राइवेसी वायलेशन है, प्राइवेसी मतलब किसी का भी, दे सेट टू इनेक्ट द बिल विल टारगेट दलित मुस्लिम आदिवासी, बाय द वे डीएनए सैम्पलिंग कलेक्ट कर लेगा और इनडेफिनिट पीरियड तक रख सकता है। अगर किसी ने कोई क्राइम किया, हमें क्या दिखाना है, डीएनए किसी और का दिखाना है, तो वो इंडेफिनिट पॉइंट स्टोरेज है उनके पास, किसी सबका डीएनए, वो वहाँ पे डीएनए डाल देंगे उसका, और फिर उस आदमी को पकड़ के ले आएंगे और बोलेंगे तुमने एक क्राइम किया है। तो एक तरह से प्रॉब्लमेटिक आ सकती है दलित मुस्लिम और आदिवासी के लिए, ऐसा ओवीसी बोल रहे हैं। अब ये जो पूरा केस है ये स्टैंडिंग कमेटी देख रही है, 1 फरवरी को वो अपने डिस्कशन करके बताएंगे क्या होगा।
जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन साइंस टेक है वो हेड बाय कांग्रेस लीडर ये जयराम रमेश उसे कर रहे हैं। 1 फरवरी को पूरी रिपोर्ट आएगी तो हम उस टाइम पे पूरा डीएनए बिल पढ़ लेंगे क्या है, ठीक है ना। तो ऐसा बोल रहे हैं, इशू उठा रहे हैं वो, मतलब कि ये ऐसे प्रॉब्लमेटिक बन सकता है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। मैं पहले न्यूज़पेपर की बता देता हूँ, फिर मैंने कुछ उसमें जाऊँगा जो मैंने उसमें लिखा है। आगे चलते हैं। कुछ आज काम की न्यूज़ नहीं है, सब ऐसी हैं। फिर ये स्टार ट्रीटी है, रशिया बोल रहा है कि इसे आगे बढ़ाना चाहिए हमें ट्रीटी को 3-4 साल के लिए। अब ये फरवरी में 2021 में ख़त्म हो रही है। स्टार ट्रीटी के बारे में बताऊंगा, उसमें मैंने लिखा है। तो ये ख़त्म हो रही है, इसे बढ़ाना चाहिए, और कोई न्यूज़ नहीं है। अब हम आ जाते हैं अपने नोट पे। तो स्टार ट्रीटी क्या है, ये मतलब भी ख़त्म हो रही है ये फरवरी 2021 को, तो रशिया बोल रहा है इसे बढ़ाना चाहिए। ये एक न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी है, मतलब जो आर्म्स होती है ना, आर्म्स की रेस चल रही थी, मैं बना रहा हूँ, यूएस बना रहा है, तो रशिया भी बना रहा है, उसे रोकने के लिए। तो इन दोनों ने एक ट्रीटी साइन करी थी। किस किस ने साइन करी थी? यूएसए और रशिया ने, कोल्ड वार को रोकने के लिए, कि हम आर्म रेस को रोकेंगे। जो हम ये उल्टे सीधे आर्म बना रहे हैं, वेपन बना रहे हैं खतरनाक वाले, उन्हें रोकेंगे। तो ये साइन की थी। कब साइन की थी? 2011 में, ठीक है ना। बात 1991 से ही स्टार्ट हो गई थी, 2011 में फोर्स हो गई थी। तो इसमें क्या आता है, यूएस वरीड। यूएस क्यों डरा हुआ है? यूएस डरा हुआ है चाइना से। चाइना न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स बना रहा है, डबल डबल हो जाएंगे अगर ट्रीटी कंटिन्यू रही, क्योंकि उस पर लिमिटेशन लगी हुई, बना नहीं सकता। चाइना पे कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है ना। तो इस चीज़ से वरी है वो, मतलब डरा हुआ है, मतलब यूएस की वो हमसे आगे निकल जाएगा आर्म्स रेस में। तो ये वो यूएस क्या बोल रहा है कि चाइना को इस ट्रीटी के अंदर लेके आओ। अब देखो क्या होगा, एक दो दिन पता लग जाएगा चाइना को डालना है कि नहीं डालना। कुछ ऐसा है कि चाइना से रशिया बात करेगा। तो ये ट्रीटी आपको याद रखना है। एक ट्रीटी और थी, आईएनएफ ट्रीटी, वो 2019 में यूएस ने विड्रॉल कर गया उससे। वो इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फैक्टर ट्रीटी थी, विद रशिया के साथ ही थी। उसमें क्या होता था, जो इंटरमीडिएट शॉर्ट रेंज मिसाइल्स होती है ना, मिसाइल्स जो होती हैं, ठीक है, न्यूक्लियर वारहेड कैरी करती हैं, उनको ना बनाने के लिए इन दोनों ने ट्रीटी साइन की हुई थी, पर यूएस ने वो सस्पेंड कर दी 2019 में। तो ये दोनों याद रखना, आईएनएफ ट्रीटी और आपका न्यू स्टार ट्रीटी, ठीक है ना। ये तो वेपन से रिलेटेड है। ये आपका मिसाइल से, न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी थी, मतलब कि ये वाली, सॉरी, आईएनएफ जो होती है अपनी, ये आपका मिसाइल्स जो होती हैं, शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज, इंटरमीडिएट रेंज, जो न्यूक्लियर वार हेड कैरी कर सकती हैं, उन मिसाइल को ना प्रोडक्शन करने के लिए थी। तो ये सारी ट्रीटी हो गई। अब एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, यूएन ने एक लॉन्च किया था ओपिनियन पोल ऑन क्लाइमेटिकल चेंज। वो ओपिनियन पोल पूछते हैं ना, अभी हमारी जो ड्राफ्ट पॉलिसी है ये साइंस की, उसमें ओपिनियन पोल के लिए रखा गया है, बताओ जी क्या है। तो उन्होंने एक लॉन्च किया था ओपिनियन पोल ऑन क्लाइमेटिक चेंज, उसका नाम था यूएन ग्लोबल क्लाइमेटिक सर्वे। और वो सर्वे कंडक्ट किसने कराया? वो कराया यूएनडीपी ने कंडक्ट कराया। किस नाम से? पीपल क्लाइमेटिक बोट, ठीक है ना। तो आप याद रखना, यूएनडीपी ने वो कंडक्ट कराया था, उसका नाम रखा था पीपल क्लाइमेटिक बोट। इसमें क्या पाया गया कि 2/3 लोग इंडिया के, पूरे वर्ल्ड के चाहते हैं, सपोर्ट करते हैं, क्लाइमेटिक इमरजेंसी को मानते हैं। जो सबसे ज़्यादा उसमें यंग का पार्टिसिपेशन, यंग जो है, मतलब जो यंग यूथ होता है, उनका बहुत तगड़ा पार्टिसिपेंट है उसमें। तो 2/3 लोग मानते हैं, यानी क्लाइमेटिक इमरजेंसी कोई भी चीज़ है ऐसी, जो अपने ट्रम्प साहब मना करते थे। तो ये याद रखना, इसमें प्री के लिए क्या, पीपल क्लाइमेटिक बोर्ड जो है, ये किसने? यूएनडीपी ने कंडक्ट कराया, पर है इनका था वो, यूएन का। चलो, अब एक और आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्री की। उसने एक प्रपोज किया है कि नेशनल मिशन ऑफ एडिबल ऑयल, ये तेल वेल खाते हैं ना हम, सरसों का तेल, इसे एडिबल ऑयल बोलते हैं। उन्होंने पॉलिसी लेके आए हैं, 5 साल की पॉलिसी है, 21 से 25 में क्या करा है। एक तो डोमेस्टिक एबिलिटी बढ़ानी है, मतलब जो डोमेस्टिक हमारी प्रोडक्शन है बढ़ाना है, और इम्पोर्ट की डिपेंडेंसी में कम करनी है। एक तो इंडिया एडिबल ऑयल को प्रोडक्शन ही बहुत करता है, उसके बाद इम्पोर्ट भी सबसे ज़्यादा करता है, तो एक ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो कैसे करेंगे? एक तो प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेंगे। किसका प्रोडक्शन? ऑयल सीड का, एडिबल ऑयल का, इनका प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेंगे। कैसे करेंगे? 3 सोर्स बताए हैं उन्होंने। एक प्राइमरी सोर्स तो वही प्लांटेशन, बोने से सरसों के पेड़ लगाएंगे, ज़्यादा प्लांट होंगे, ज़्यादा तेल निकलेगा, ठीक है ना। दूसरा क्या बताया है उसने? सेकेंडरी सोर्स क्या बताई है? जो राइस होते हैं ना, राइस जो बैरन ऑयल होता है, कॉटन सीड होला है, उसका भी यूटिलाइजेशन करके हम सेकेंड सोर्स से भी। प्राइमरी सोर्स तो वही है, प्रोडक्शन करना, प्लांटिंग करना, ये वो करना। फिर राइस वाइस का भी तेल निकालते हैं, कॉटन शीट का भी तेल निकालते हैं, वो सेकेंडरी सोर्स पे हम काम करेंगे। फिर कंज्यूमर अवेयरनेस बढ़ाएंगे। वो कैसे बढ़ाएंगे? वो कंजम्पशन की इतना मात्रा में लो, ज़्यादा मत खाओ, वेस्ट मत करो, ये वो सब, तो अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। तो ये सब उन्होंने रखा है, प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर अवेयरनेस,
चैलेंजेस क्या है, वही रेन फेड रीजन है, 70% एरिया हमारा ऐसा है कि उसमें रेन बारिश वारिश नहीं होती। जो सरसों के मतलब सीड भी लेने जाएं किसी और तेल के, वो इतने हाई कॉस्ट सीड है, लो प्रोडक्टिविटी है, इतनी ज़्यादा नहीं होती, लो सीड रिप्लेसमेंट रेट है। ये चैलेंजेस है हमारे सामने। तो ये अपना आज का ख़त्म हो गया है। मैंने इसमें एक चीज़ ऐड करी थी पर आज नहीं पढ़ाते। मैंने क्या ऐड किया था, मैंने इसमें ऐड किया था इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टी कोड 2016। ये मैं पढ़ाने की सोच रहा था क्योंकि ये था आज के न्यूज़पेपर में। ठीक है ना, ये मैं पढ़ा देता पूरा, चलो कल पढ़ेंगे, ठीक है ना।